हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम थोड़ा सा, मैं पिछली क्लास में जो बताया था, पिछली क्लास में हमने उसके बारे में बात कर चुके, रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में बात कर लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में डिटेल में बताया। उसके बाद थोड़ा सा हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ाने जा रहे थे, तो उससे पहले हमने सोचा कि कुछ ऐसी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट छोटे छोटे हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले तो आगे ताकि समझ में आए। ठीक, वैसे बोलने के तो सब लोग बोलते हैं कि ऐसे ये टॉपिक होता है, वो टॉपिक होता है, बट अगर पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन कर नहीं पाते या निकल नहीं पाता, ऐसा होता है। नॉर्मली तो सभी जानते हैं कि प्यूबर्टी है, नॉर्मली तो सभी जानते हैं कि प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी इतना होता है, इतने एज में होता है, ये होता है। लेकिन अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन निकल नहीं पाते हैं, तब एहसास होता है कि क्वेश्चन जानते थे, इतना सरल था, सब कुछ था इसके बारे में, बट इतना नहीं जानते थे कि ये हो सकता है, ये भी होता है, ठीक, ये भी आ सकता है। तो डियर, मैं आज कुछ प्यूबर्टी पे बात करूँगा। ठीक, तो डियर, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्लास को रेगुलर देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक, अगर डियर नए हैं हमारे चैनल पे, अगर नए हैं, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा कि पीछे वाला वीडियो देख लीजिए ताकि समझ में आएगा, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि एक स्टेप वाइज स्टेप चले ताकि समझ में आए, क्वेश्चन कहीं से भी छूटने नहीं पाए और निकलने ना पाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है तरुण अवस्था हिंदी बोले, या फिर इसको कहते हैं यौवन। ठीक, यौनावस्था, ठीक, ये, ठीक, या सयानापन, जो भी है, बहुत अगर गांव के भाषा में बोले तो सयानापन, ये यौनावस्था या तरुण अवस्था बोलते हैं। ठीक, अब ये दोनों में होगा, तरुण अवस्था मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। तो पहले आइए हम फीमेल में देख लेते हैं। कुछ तथ्य हैं जो ये नॉर्मल है, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, बस वही मैंने रखा है। इस पर हमें आपको ना तो सर्जरी मतलब सर्जरी स्पेशलिस्ट बनना है, ना ही कुछ करना है, ना ही पीएचडी करना है, सिर्फ नॉर्मल बातें हैं जो क्वेश्चन आते हैं, बस वही। प्यूबर्टी इन फीमेल, ये होता क्या है? देखिए कैसे कैसे पता चलता है या क्या क्राइटेरिया है कि पता चल जाता है कि प्यूबर्टी है। ठीक, तो पहला इसमें देखिए लिखा है स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड। सिंपल वे में हमने पीछे भी बताया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग के दूसरे क्लास में, हमने बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्यूबर्टी, जब उसमें थोड़ा सा बात किया था हमने, तो उस टाइम बताया था कि स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक, और उसके बाद फिर हमने बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़ा रहे थे, उसमें भी बताया था हमने प्यूबर्टी के बारे में, थोड़ा सा एक दो लाइन बताया था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देते हैं कि प्यूबर्टी फीमेल में होता क्या है। स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड, क्या, स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत, पहला उसे क्या कहते हैं? मेनार्च। ठीक, मेनार्च बोलते हैं। अब इसी का आना ही क्या है? प्यूबर्टी। एक तो ये है पहली बार, फर्स्ट टाइम पे पहली बार मेंस्ट्रुअल पीरियड आया, तो तब पता चल गया फीमेल को या घर वालों को पता चल गया कि प्यूबर्टी आ गई है। ठीक, बताता नहीं कोई, से नहीं जानकार है, अनुभव है, ये सब हो जाना चाहिए, तो ये पता चल जाता है। दूसरा, अब देखिए, अब उस टाइम जब आया तो एज क्या थी फीमेल की? एज ऑफ फीमेल एट विच इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रीच एट मेच्योरिटी। ठीक, रीच एट मेच्योरिटी, यानी कि ये मेंस्ट्रुअल पीरियड तभी आएगा जब इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरी हो गया, ये सभी पूरी तरह से मेच्योर हो जाएंगे, तभी आएगा, तभी मेंस्ट्रुअल पीरियड आएगा। तो ये भी हम कह सकते हैं कि एज ऑफ फीमेल, यानी कि महिला की उम्र, एट विच, जिस पर इंटरनल यानी आंतरिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रीच एट में, मतलब पहुंच जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तब भी हम प्यूबर्टी कहते हैं। क्वेश्चन आपको पूछ ले कि एज ऑफ फीमेल एट विच इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रीच एट मेच्योरिटी इज कॉल्ड, तो क्या कहेंगे? प्यूबर्टी। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? यूजुअली अकर्स बिटवीन द एज ऑफ 12 टू 13 ईयर। कोई बुक में 10 टू 13 ईयर लिखा, कोई में 11 टू 13 लिखा है, लेकिन ये है क्राइटेरिया। देखिए जब रेंज देगा आपको, जब रेंज देगा तो 13 से नीचे ही देगा, 13 से नीचे और 10 से ऊपर, 10 और 13 से ऊपर ही बुक में देखने को मिलेगा। तो ऐसा देखने को रियल में भी ऐसा मिलता है कि किसी किसी बच्चे में, किसी फीमेल में 10 या 11 साल पर ही आ जाता है फर्स्ट में, तो कोई किसी किसी में 12 या 13 साल पे आता है। तो इसलिए इसको रेंज में रखा गया है
तो कोई कोई बुक अगर 10 से 11 दिया है, 10 से 12 दिया है, या फिर 12 से 13 दिया है तो भी चलेगा, ठीक, आंसर लगा दीजिएगा। तो ये हो गया, यानी कि इतने एज पर होता है, यानी इस एज पे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे। मेच्योर होने के बाद क्या होगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड आएगा। तो आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आप बता देंगे। उसके बाद क्या कहता है, प्यूबर्टी इज मेकिंग मार्किंग, क्या मार्किंग, मार्क करते हैं, मार्क मतलब कि इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, साइन देते हैं कि इट इज मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द चाइल्ड बियरिंग पीरियड। आप इसको प्यूबर्टी को ऐसे भी बोल सकते हो, प्यूबर्टी को ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसा पीरियड या फिर ऐसा एज, लाइफ का वो एज जहां से चाइल्ड बियरिंग पीरियड स्टार्ट होता है, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, उसे प्यूबर्टी कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है, ठीक। तो इसे इसलिए इसको ये भी कहते हैं कि प्यूबर्टी इज मार्किंग, मार्क करता है, मार्किंग द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब शुरुआत ऑफ द चाइल्ड बियरिंग पीरियड या चाइल्ड बियरिंग स्टेज, यानी कि अब ये संकेत देता है कि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आने लगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड आने लगा, तो चाइल्ड बियरिंग पीरियड हो गया। यानी यहां से अगर का इंटरकोर्स हो जाए, अगर स्पर्म का ओवम से मुलाकात हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ओवम बनने लगा, ओवरी में ओवम बनने लगा, ओवरी मैच्योर हो गई है, फॉलिकल मैच्योर हो गए हैं। अब इसके बारे में डिटेल में हमने पिछले क्लास में बताया है कि क्या होता है फॉलिकल, क्या होता है ओवरी, कैसे बनता है, क्या चीजें। अब देखिए काजेज की बात करें तो जैसे कि मतलब प्यूबर्टी का अगर हम पूछे कि ये सब क्यों होता है, क्यों मेच्योर होता है, क्यों इसको इतने एज पे होता है, क्या कारण है, तो कारण ये है ड्यू टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ FSH एंड LH। क्या होता है, ब्लड में, फीमेल के ब्लड में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो कि कहां से सिक्रीट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, जिसे हम गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो इस हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाएगा इस एज में। तो जैसे ही बढ़ता है वैसे ही आर्गन मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं और oogenesis स्टार्ट हो जाता है, ओवम का बनना स्टार्ट हो जाता है, फॉलिकल मेच्योर हो जाते हैं, ओवुलेशन होने लगता है, तो उस टाइम होता है। अब कुछ ऐसी, अब इस कंडीशन में आपको बाहर से देखने में क्या क्या चेंजिंग आएगा, यानी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ प्यूबर्टी आ गई है या फिर प्यूबर्टी हो गई है। ये तो अंदर की बात है कि इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रीच एड मेच्योरिटी, तो हम इंटरनल ऑर्गन हमें दिख थोड़ी रहे हैं। बस ये है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड आया तो एक पकड़ में आ गया कि मेंस्ट्रुअल पीरियड आया, तो ये अनुमान लगाते हैं कि इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो गए हैं, मेच्योर हो गए हैं, ठीक, ये हो गया। लेकिन अगर बाहर से क्या कह सकते हैं, इसे साइन सिम्टम भी कह सकते हैं या फिर फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी के दौरान, यानी इस एज में जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है तो उस दौरान फिजिकल और फिजियोलॉजिकल क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या देखने को मिलता है, वो हम बताएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए डियर, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होता है। पहले देखिए फिजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस में पहले हमने बात की मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन। क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, मिनार्च हो जाएगा। एक तो ये हो गया बाहर से देखने से पता चलेगा, बाहर से, ठीक है, आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपका काम है ऑब्जर्व या एसेस कर सकते हैं, ठीक, ये हो गया। दूसरा ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन राज, यानी ब्रेस्ट का ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा और ब्रेस्ट की साइज बढ़ने लगेगा, ठीक, ये हो जाएगा। प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर बिगिन टू ग्रो, यानी प्यूबिक हेयर, मॉन्स प्यूबिस जो हमने बताया था, हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब बताया था, ठीक, तो ये प्यूबिक हेयर, इस पे हेयर ग्रोथ हो जाएगा। प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर, एक्सिलरी हेयर यानी कि एक्सिलरी हेयर में देखिए एक्जिला में, ठीक, यहाँ पे एक्सिलरी में, ठीक, एक्जिला में क्या होगा, हेयर का ग्रोथ हो जाएगा ये, ठीक। तो उसके बाद रेट ऑफ इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, क्या होगा, हाइट और वेट में बढ़ ज्यादा होने लगेगा, मतलब बढ़ने लगेगा, जो दर है हाइट और वेट का वो ज्यादा हो जाएगा। अब वाइडनिंग ऑफ पेल्विस, पेल्विस ये मतलब कि वाइडनिंग ऑफ पेल्विस, ये, ठीक,
ये इतना एरिया, वाइडनिंग ऑफ पेल्विस, पेल्विस रीजन में वाइडनिंग होने लगेगा। और अगला है इंक्रीज फैट डिपोजिशन, क्या होगा, फैट डिपोजिशन होगा, यानी हिप रीजन चौड़ा हो जाएगा, हिप रीजन चौड़ा हो जाएगा, वाइडनिंग होगा। और इसमें क्या होगा कि इंक्रीज फैट डिपोजिशन इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या होगा, फैट का डिपोजिशन हो लेगा, और वो भी विशेषकर कहाँ पे, हिप एरिया में और ब्रेस्ट एरिया में। हिप और ब्रेस्ट एरिया के स्किन के सबक्यूटेनियस टिश्यू में फैट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेज एट प्यूबर्टी, इसमें क्या है, फीमेल में। अब हम बात करेंगे प्यूबर्टी के बाद मेनोपॉज, ठीक। और उससे पहले हम प्यूबर्टी इन मेल में देख लेते हैं कि मेल में प्यूबर्टी कैसे होता है, क्या क्या बदलाव आते हैं और क्या होता है, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए आप, हम बता रहे हैं अब प्यूबर्टी इन मेल। देखिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए प्यूबर्टी इन मेल, मेल में बात करें तो ये अकर्स एट, देखिए प्यूबर्टी इन फीमेल बात करें, प्यूबर्टी इन मेल बात करें। शुरुआत की प्यूबर्टी की बात यही है कि एज का सिर्फ थोड़ा सा फर्क रहता है, थोड़ा सा 1-2 साल का एज का अंतर रहता है, बाकी वही कॉन्सेप्ट है कि इसमें काजेज अलग है, काजेज इसमें भी सेम है, अभी बता रहा हूँ कैसे। उसमें भी FSH और LH बढ़ रहा था, यहाँ भी बढ़ रहा है, ठीक, दोनों। तो यहाँ पे अकर्स एट एज ऑफ 11 to 14 ईयर, उसमें कितना था 10 to 13 ईयर, 13 ईयर से बिलो, 13 ईयर से कम और 10 ईयर से ज्यादा बीच में, और यहाँ 11 to 14 ईयर, ठीक। एट विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर मेच्योर, इस एज पे यानी प्यूबर्टी कब, जब इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होंगे, मेच्योर हो जाएंगे, तो भी प्यूबर्टी कह सकते हैं। दूसरा यह है, देखिए अब काजेज की बात करें, काजेज में उसमें भी बात किया था कि क्या क्या काज था, काज यही था कि इंक्रीज इन लेवल ऑफ FSH एंड LH, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और LH हार्मोन्स का सिक्रीशन क्या था, बढ़ गया था, इसलिए ब्लड में इसका लेवल बढ़ने की वजह से विच रिस्पॉन्स है, इसका जब लेवल बढ़ने की वजह से रिस्पॉन्स किया किसको, टेस्टिस को, मेल के टेस्टिस को, मेल के टेस्टिस को रिस्पॉन्स किया। और रिस्पॉन्स करने के बाद क्या करने के लिए कि प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, या फिर टेस्टोस्टेरॉन को एंड्रोजन भी कहते हैं और मेल हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक। एंड स्पर्म, यानी FSH और LH का या क्या क्या सिक्रीट करने, क्या बनाने, प्रोड्यूस करने के लिए टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, जो कि मेल हार्मोन्स कहते हैं, और इसे एंड्रोजन भी कहते हैं, और स्पर्म, ठीक। यानी कुल मिला के FSH और LH कहाँ कार्य करेगा, टेस्टिस पे, कहाँ कार्य करेगा, मेल में टेस्टिस पे, ठीक, मेल में टेस्टिस पे कार्य करेगा। अब यहाँ पे बात आती है, बात आती है ठीक। तो इसमें देखिए FSH क्या कार्य है और LH का क्या कार्य है, ठीक। अब मैं कोरिलेट करूं क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा चुका हूं आपको। तो इसमें देखिए ये हेल्प करता है, FSH जो है वो हेल्प करता है, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक। और LH क्या करता है, हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ secretion of टेस्टोस्टेरॉन, ठीक। देखिए और हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में FSH को बताया था कि FSH क्या करता है। अभी देखिए थोड़ा सा ये आपको कम समझ में आएगा क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने नहीं पढ़ा है, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है। बट मैं यहाँ पे अभी दिखा दे रहा हूँ FSH का काम क्या है, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यानी कि जो टेस्टिस होता है, ठीक, ये टेस्टिस होता है, ये दोनों टेस्टिस है, ये टेस्टिस में क्या करता है, टेस्टिस के सोमरिफेरस ट्यूब्यूल में, ये देखिए अभी हम डिटेल में इसको बता देंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए।
ये सेल है, ये सेल का नेटवर्क होता है और ये टेस्टिस है अंदर, ठीक। और टेस्टिस के इधर, ठीक, टेस्टिस के अंदर देखिए ऐसे ऐसे रहता है। देखिए अब इस टेस्टिस में क्या करता है, ये हार्मोन्स आता है इस टेस्टिस के अंदर, सोमनिफेरस ट्यूब्यूल है, सोमनिफेरस ट्यूब्यूल, जो सोमनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, वो आके यहाँ पे कार्य करेगा सोमनिफेरस ट्यूब्यूल पे, और यहाँ से ढेर सारे स्पर्म बनेंगे, यहाँ से ढेर सारे स्पर्म बनेंगे, और स्पर्म आके यहाँ पे इकट्ठा यहाँ मिलेंगे। तो जहाँ स्पर्म मिलते हैं वहीं है लीडिक सेल, क्या बोलते हैं, लीडिक सेल, ठीक। लीडिक सेल क्या होता है, उसे इंटरस्टिशियल सेल हार्मोन्स भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल सिक्रेटिंग हार्मोन्स भी कहते हैं, हार्मोन सिक्रेटिंग सेल भी कहते हैं इसे। एलएच को इंटरस्टिशियल सेल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक, सेल इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक। तो ये एलएच जाके इस पर कार्य करता है, इस पर कार्य करता है, और यहीं से टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है। अभी इसको मैं बड़े में समझाऊंगा, ठीक है, बड़े में समझाऊंगा, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर थोड़ा सा आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको दोनों में कोरिलेट करना नहीं समझ में आएगा। कब तक, जब से तक प्रेगनेंसी तक आपको मेल और फीमेल के दोनों बारे में जानना जरूरी है। नो डाउट आप फर्स्ट ईयर में पढ़े भी होंगे, तो मैं ऐसे ही रिकॉल करा दूंगा आपका, ठीक। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि अभी आप देख लीजिए इंक्रीज इन लेवल ऑफ किसकी वजह से होता है प्यूबर्टी मेल में, एफएसएच और एलएच जैसे फीमेल में होता था, लेकिन वहां पे क्या करता था, ओवरी के फॉलिकल पे कार्य करता था, ओवरी के फॉलिकल पे कार्य करता था, और यहाँ पे एफएसएच कहाँ कार्य कर रहा है, इंटरस्टिशियल उसके सोमनिफेरस ट्यूब्यूल यानी टेस्टिस के सोमनिफेरस ट्यूब्यूल में जहाँ स्पर्म बनता है, जहाँ स्पर्म बनता है वहां पे, जहाँ फॉलिकल बनता था वहां कार्य करता था, यहाँ पे जहाँ स्पर्म बनता है वहां कार्य करता है, ये जाके ये सोमनिफेरस ट्यूब्यूल में यहाँ कार्य करता है, ठीक। एक सोमनिफेरस ट्यूब्यूल को ऐसे निकाल के दिखा, तो ये देखिए ये सोमनिफेरस ट्यूब्यूल, और इसमें ढेर सारी ऐसे सेल होती हैं, ऐसे सेल होती हैं, ठीक, ये सेल होती हैं, और ये सेल ऐसे टूट के ऐसे निकलती, एक सेल बना लेती है, फिर एक सेल ऐसे, और फिर इसका साइज बढ़ता है, फिर ऐसे स्पर्म बनते हैं, फिर ऐसे स्पर्म बनते हैं, ये सारे स्पर्म आके यहाँ इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने के बाद रीड टेस्टिस या लेडिक सेल इकट्ठा कर लेता है, फिर इसकी भी फिजियोलॉजी बताएंगे जब स्पर्मेटोजेनेसिस बताएंगे तब, ठीक। तो अभी इसमें देखिए तो क्या है, एफएसएच का कार्य क्या है, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म को बनाने में मदद करता है, कहाँ पे, सोमनिफेरस ट्यूब्यूल में कार्य करता है। और एलएच क्या करता है, हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ द सेक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, क्या करता है, सेक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, यानी यहाँ पे कार्य करता है, एलएच यहाँ कार्य करता है और एफएसएच यहाँ कार्य करता है। अब ये तो अंदर की फिजियोलॉजी हो गई, तो अब हम बता रहे हैं कि बाहर से आपको क्या देखने, फिजिकल चेंजेस क्या देखने को मिलेगा, इसको नोट कर लीजिए कि फिजिकल चेंजेस क्या देखने को मिलेगा, वो हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस में देखिए मेल में फिजिकल चेंजेस क्या होंगे प्यूबर्टी के दौरान, रेट ऑफ इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी की ग्रोथ बढ़ जाएगी, ब्रॉडेनिंग ऑफ द शोल्डर, ठीक। फीमेल में क्या था, हिप रीजन ब्रॉड हो रहा था, वाइडनिंग हो रहा था, हिप रीजन या पेल्विस रीजन वाइड हो रहा था, यहाँ पे मेल में क्या होगा, शोल्डर वाइड होगा या ब्रॉड होगा, ठीक। ग्रोथ ऑफ फेशियल, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर, फेशियल एंड बॉडी हेयर कॉमन होता है, एक्सियल हेयर, एक्सियल हेयर कह सकते हो आप, एक्सियल एंड बॉडी हेयर, और वहां पे क्या था, प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर, यहाँ पे एक्सियल हेयर और बॉडी हेयर, ठीक। तो ये कह सकते हो। उसके बाद इंक्रीज इन लाउडनेस ऑफ वॉइस, ठीक, आवाज जो है, जो मेल है उसका आवाज लाउडनेस बढ़ जाएगा, जैसे कि जैसे छोटा बच्चा रहता है 10 साल का बाद से उसकी आवाज थोड़ा सा सुरीली आती है, उसके बाद फिर आवाज में लाउडनेस मोटापन आने लगता है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है जब फीमेल में होता है, फीमेल में प्यूबर्टी होती है तो वॉइस और पतली हो जाती है, वॉइस और पतली हो जाती है, ठीक है।
तो इंक्रीज इन सेक्सुअल डिजायर, अगला क्या कह रहे हैं, सेक्सुअल डिजायर, इंक्रीज इन सेक्सुअल डिजायर, ठीक। सेक्सुअल ऑर्गन बिकम लार्जर, क्या हो जाएंगे, सेक्सुअल ऑर्गन बिकम लार्जर यानी बड़े हो जाएंगे, जैसे पेनिस हो गया, टेस्टिस हो गया, स्कोर्टम हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, लार्जर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो ये फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मेनोपॉज, ठीक। हमने शुरुआत तो कर लिया, अब मेनोपॉज के बारे में, मेनोपॉज के 1 2 3 क्वेश्चन खास बात बताऊंगा आपको, डेली लाइफ में देखने, अगर चेक करिएगा तो डेली लाइफ में देखने को मिलेगा। मैं प्यूबर्टी की अभी बात कर रहा हूँ, तब आपको समझिएगा, देखिएगा उस टाइम, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अब हम प्यूबर्टी की बात करते हैं। प्यूबर्टी में क्या है, सॉरी मेनोपॉज, प्यूबर्टी देख लिए, अब मेनोपॉज, मेनोपॉज मतलब क्या होता है, सीजेशन ऑफ, सीजेशन मतलब कंप्लीटली सीज हो जाना, सीज हो जाना, बंद हो जाना, ठीक, पूरी तरह से सीज कर दिया जाना, जैसे सील करना नहीं होता वैसे सीजेशन, सीज ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, यहीं से शुरुआत हुआ था और इसी को बंद होने को ही क्या कहेंगे, मेनोपॉज, ठीक। मार्किंग द, और ये जब बंद होता है तो वो मार्क करता है, इसी को इस भाषा में कह सकते हैं कि एंड ऑफ चाइल्ड बियरिंग पीरियड। अब जो चाइल्ड बियरिंग पीरियड स्टार्ट हुआ था इसी की वजह से, अब चाइल्ड बियरिंग पीरियड इसी की वजह से खत्म भी हो रहा है, कि अब नया फॉलिकल नहीं बनेगा, ना ही फर्टिलाइजेशन होगा, ना ही प्रेगनेंसी होगी, ठीक। अकर्स बिटवीन 45, एज बहुत पूछता है, एज पूछता है 45 टू 55 ईयर्स, ठीक। अगला कह रहा है इट में अकर सडनली, ये तो कभी कभी होता है कि सडन हो जाता है, सडन 2 से 3 दिन में या हफ्ते में हो जाता है, कभी कभी सालों लग जाता है, और सडनली और ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स, कभी कभी सालों लग जाता है उस महिला का सीजेशन होने में, आता रहता है, लेट सवेर आता रहता है पीरियड, ठीक। काजेज क्या देखें, तो प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन, क्या, डिक्रीज इन एस्ट्रोजन हार्मोन्स लेवल, क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाता है, धीरे धीरे, प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है, और यही घटने की वजह से विच रेस्पॉन्स टू डिक्रीज, क्या, डिक्रीज इन नंबर ऑफ फॉलिकल, डिक्रीज इन maturation of number of follicle in ovary, number of follicle in ovary, यानी कि इसकी वजह से एस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से क्या होता है, और एफएसएच भी डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, डिक्रीज इन एफएसएच और एलएच। अब एफएसएच और एलएच के डिक्रीज होने से अगला फॉलिकल नहीं बनेगा, और उसके बाद फॉलिकल जब नहीं बनेगा तो एस्ट्रोजन घट जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाए कि मेनोपॉज में एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ता है या घटता है, तो घटता है। और अगर आपसे पूछे कि एफएसएच और एलएच हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ता है या घटता है, या फिर दोनों कंबाइंड दे सकता है कि एस्ट्रोजन घटता है और एफएसएच एलएच बढ़ते हैं, या फिर एफएसएच एलएच बढ़ते हैं और एस्ट्रोजन घटते हैं, या दोनों घटते हैं या दोनों बढ़ते हैं, तो दोनों घटते हैं, ठीक। देखिए दोनों घटते हैं, क्वेश्चन में बता रहा हूं कि कैसे कैसे बन सकता है, कहां कहां बन सकता है। तो दोनों ये इन्हें क्या कहते हैं, एफएसएच और एलएच को क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स भी बोलते हैं, हम बार बार कह रहे हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, यानी आपसे पूछ ले कि ड्यूरिंग मेनोपॉज यानी एट मेनोपॉज द which hormones decrease estrogen, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, सॉरी प्रोजेस्टेरॉन और गोनाडोट्रोपिन, ऐसे करके देगा। तो दोनों घटते हैं, गोनाडोट्रोपिन और एस्ट्रोजन दोनों घटते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा डियर तो चकमा खा जाओगे आप, चाहते हो या तैयार किए हुए भी नहीं, तो इसीलिए अभी थियरी पढ़ते चलिए, उसके बाद क्वेश्चन हम सभी कराएंगे और आपको इस तरीके से मजबूत कर देंगे कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, क्वेश्चन एक भी छूटने नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, मेनोपॉज। अब बात ये आती है कि मेनोपॉज के दौरान अब फिजियोलॉजिकल शरीर में क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा, महिला के शरीर में क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा, और कभी कभी ऐसा रिस्क आ जाता है कि वो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है या रिस्क हो जाता है और ज्यादा हार्मफुल, तो उसको मैनेज भी कैसे किया जाए ये हम बताते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए डियर, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस मेनोपॉज के दौरान क्या होता है,
हमने बात कर लिया कि मेनोपॉज कब होता है, एज बता दिया, क्राइटेरिया बता दिया, उसके बाद काजेज क्या होते हैं, किसकी वजह से ऐसा होता है। अब इसमें देखिए कि अब जब 55 साल की उम्र हो जाएगी या 50 साल की उम्र हो जाएगी, जब मेनोपॉज होगा तो उस टाइम शरीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा और क्या क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहली बात तो यह है, एक पते वाली बात है, जो क्वेश्चन आपको पता नहीं होगा, मतलब देखे होंगे लेकिन नहीं जानते होंगे क्या यही है, ठीक। तो इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म, बहुत कम समय के लिए, 2 मिनट के लिए ही, अनप्रिडिक्टेबल, एकदम मतलब कि प्रिडिक्ट, अनुमान नहीं लगा सकते, वैसोडाइलेशन विथ फ्लशिंग, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन एट मिडनाइट और स्लीपिंग टाइम एट नाइट। कह रहा है कि रात के समय 12 बजे रात, 10 बजे रात, जैसे महिला सोती है 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, जब मेनोपॉज होता है, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल घटता है, हमने ये भी कहा था कि ये सडनली भी हो सकता है, ओवर ईयर भी हो सकता है। तो जब सडनली ड्रॉप होता है हार्मोन्स के लेवल में, तो एकाएक रात को ऐसा देखने को मिलता है, महिला अचानक उठती है, अचानक उठती है और उठने के बाद देखते हैं तो उसका पल्स एकदम नहीं मिलता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बहुत कम समय के लिए ऐसा देखने को मिलेगा, महिला एकदम पसीने से डूब जाएंगी और फ्लशिंग होगी और जैसे घबराई हुई रहेगी, स्वेटिंग होगा, पसीना होगा और उसका पल्स आप चेक करेंगे तो पल्स नहीं मिलेगा। तो ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए और अनप्रिडिक्टेबल होता है। क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है, यानी कि जो ब्लड वेसल होती है उसका डायमीटर बढ़ जाता है। और क्या होता है, इसकी वजह से जो बॉडी में, शरीर में फ्लशिंग महसूस होती है, फ्लशिंग मतलब जैसे घबराहट सी लगेगी और उसके बाद पसीना होगा और उसके बाद पाल्पिटेशन होगा, पाल्पिटेशन होगा यानी कि सही से पल्स नहीं मिलेगा। और वो भी कब होगा, मिडनाइट पे या स्लीपिंग टाइम पे या स्लीपिंग टाइम एट नाइट। और ये रात में ही होता है जब बॉडी रेस्ट करती है, जब बॉडी रेस्ट करती है, दिन में एक्टिविटी करती रहती है, जागते रहते हैं तो बेसल मेटाबॉलिक बीएमआर चालू रहता है तो नहीं होता है। जैसे ही बॉडी रेस्ट पे होती है, बीएमआर डाउन होता है, उसके बाद ऐसा होता है। तो हमने मेनोपॉज को कहा कि ये सडनली हो सकता है, तो जब सडनली होता है तो ऐसा देखने को मिलता है रात को। अब कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं गाँव में जो है, कि ऐसा सोच लेते हैं कहीं भूत ऊत तो नहीं आ गया, तो ऐसा होता है, ठीक है, भूत तो नहीं आ गया, इसको सपने तो नहीं आ रहे, इसको रोज रात में डराता है, ऐसे करता वैसे करता, महिला खुद डर जाती है, वो खुद कर अनप्रिडिक्टेबल, मतलब उसे खुद पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है, रात को ही क्यों होता है, जैसे टूट जाती है और पसीने से डूब जाती है और बहुत हो जाती है, फ्लशिंग होता है, घबराहट होती है, तो ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन घर वाले जो बगल मतलब कि जो और भी मेंबर हैं, वो क्या सोचेंगे कि रात में ही ऐसा होता है तो जाओ दिखवाओ, ठीक है, जाएंगे दिखवा देंगे नीबुआ जायफल काटने के लिए। और बाकी है उसको थोड़ा सा काटे वटेगा तो उसको खंबा उम्बा चाहिए, तो ये सब चीजें होगा, भैया चढ़ावा दीजिए, है ही है, ईर्ष्यान है उर्ष्यान, होना कुछ नहीं है, फिजियोलॉजिकल चेंजेज है, होना कुछ नहीं है, फिजियोलॉजिकल चेंजेज है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल, उसे क्या मालूम है कि एस्ट्रोजन का हार्मोन्स का लेवल घट गया, इस वजह से हो जाता है। ऐसा देखने को मिलता है कि रात को अचानक क्या होगा कि बॉडी में ढेर सारे पसीना होने लगेंगे और ये टाइम पीरियड जैसे तुरंत 3 मिनट 4 मिनट बाद आराम मिल जाएगा, फिर सो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो विथ फ्लशिंग, स्वेटिंग एंड पाल्पिटेशन एट मिडनाइट, कब, मध्य रात्रि में होता है ये। दूसरा ये है, ये सबसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है कि ये क्या इंडिकेट करता है, तो मेनोपॉज, ठीक। उसके बाद श्रिंकेज ऑफ ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट जो कि एकदम ब्रेस्ट का शेप मेंटेन था, अब ब्रेस्ट क्या होंगे, श्रिंक होंगे, एकदम ढीले ढाले पड़ जाएंगे ब्रेस्ट, ठीक। उसके बाद एक्सिलरी हेयर एंड प्यूबिक हेयर बिकम स्पाउस, स्पाउस मतलब बहुत डेलिकेट हो जाएंगे, बहुत टूटने लगेंगे, ठीक। एक्सिलरी हेयर और प्यूबिक हेयर जो प्यूबर्टी के टाइम बढ़े थे, प्यूबर्टी के टाइम बढ़े थे, एस्ट्रोजन के हार्मोन्स के कारण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ये सभी आता है, ब्रेस्ट और हेयर का ग्रोथ और एट्रोफी से, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो अब क्या हो गया कि एस्ट्रोजन ही नहीं रहा, तो इनको कौन संभालेगा, तो ये होता है एस्ट्रोजन। मैंने बार बार शुरुआत में भी कहा था कि फीमेल को बहुत प्रोटेक्ट करता है, उसकी बॉडी की फिजिक को मेंटेन करके रखता है, एस्ट्रोजन उसके लिए बहुत अच्छा है। 50 साल से पहले उसको कार्डियोवैस्कुलर मानी हार्ट की डिजीज कोई देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन्स फैट का इसीलिए महिलाएं ज्यादा फैटी ऑयली खाती रहती हैं, फास्ट फूड खाती रहती होती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे 50 साल क्रॉस करता है तब खा के देखे, तब पता चलेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन्स लेवल जैसे ही घटता है तो रिस्क बढ़ जाता है, क्या, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज के रिस्क बढ़ जाते हैं। उससे पहले नहीं हो सकता, ना ही हाइपरटेंशन होगा, ना ही कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होंगी, कुछ नहीं होगा।
और वजह क्या है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स। इसलिए एस्ट्रोजन हार्मोन्स इज द बेस्ट हार्मोन्स इन फीमेल। जब से तक सिक्रीट होगा तब से तक ख्याल रखेगा सभी का, उसके बॉडी का, ठीक है। एट्रोफी ऑफ द सेक्स ऑर्गन, यानी कि जितने भी वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, सब क्या होगी, एट्रोफी। एट्रोफी मतलब निष्क्रिय, सुसुप्त अवस्था में निष्क्रिय होते चले जाएंगे धीरे धीरे, मतलब वो सूखते हुए। एट्रोफी मतलब सूखते हुए चले जाएंगे, बहुत छोटे होते चले जाएंगे। इरिटेबिलिटी होगा, इस टाइम क्या होगा कि बहुत इरिटेट होगी महिला, और मूड स्विंग होगा, मूड स्विंग होगा, तुरंत तुरंत मूड बदलेगा। ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ द स्किन, और स्किन की लेयर जो स्किन होती है वो थिन होती चली जाएगी, दुबले पतले। और खास बात क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अब ये देखिए कि एस्ट्रोजन हड्डियों को भी मजबूत करता था, लेकिन एस्ट्रोजन अब है नहीं तो हड्डियां मजबूत नहीं हो रही, इसलिए उसको महिला को क्या हो जा रहा है, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस इसलिए हो जा रहा है कि एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है, तो जो हड्डियों में कैल्शियम है वो कैल्शियम आ जाता है मांसपेशियों के पास, एक्टिव चलने वाले मसल्स में इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो मसल से इस्तेमाल करने के बाद वो ब्लड में आ जाता है। तो जैसे ही बोन से कैल्शियम को हड्डियों से कैल्शियम को ब्लड में आने की प्रक्रिया को ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं, यानी कि बोन का डीजनरेशन हो रहा है। यानी कि इस कंडीशन में अगर महिला जरा सा भी गिर जाएगी, हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा, गोड़ टूट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पैर टूट जाएगा, ये कंडीशन, ये रिस्क फैक्टर है। वजह क्या है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल घट गया है, और उसकी घटने की वजह से हड्डियों के कैल्शियम ब्लड में आने लगे हैं और हड्डियां कमजोर पड़ने लगी हैं, इसलिए रिस्क बढ़ गया है। रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, अब वही एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता था, कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने में मदद करता था, उसको डाइजेस्ट होने में मदद करता था, उसको मतलब एक तरह से एस्ट्रोजन उसको फैट को, ऑयली चीजों को उसको तोड़ने में मदद करता, लेकिन अब एस्ट्रोजन ही नहीं रहा, तो इस वजह से क्या हो गया, रिस्क बढ़ गया, खतरा बढ़ गया कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज के। तो ये चेंजेस देखने को मिलेंगे फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, कब, जब 50 से 55 में मेनोपॉज होगा तब। अब आइए बात करें थोड़ा सा मैनेजमेंट की अगर बात करें तो आपको पता है कि ओस्टियोपोरोसिस है, हड्डियां कमजोर हैं, तो हड्डियां कमजोर हैं तो चांस और रिस्क फैक्टर है कि फ्रैक्चर हो सकता है। तो उस महिला को ये सलाह दे दीजिए कि भारी भरकम वजन नहीं उठाएगी, भारी भरकम कार्य नहीं करेगी, और बहुत बचा कर रहेगी, ठीक, हाथ पांव सही से रखेंगे। और हाँ, इसके लिए क्या करना है कि अब हड्डियों से कैल्शियम बाहर जा रहा है, तो हम कैल्शियम उसको दे, यानी कैल्शियम के सिरप दे सकते हैं, कैल्शियम के टैबलेट दे सकते हैं, और उसके बाद दूध दे सकते हैं, मलाई ऊपर से हटा के। मलाई ऊपर से हटाइए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज बचाएगा, और दूध में क्या होगा, कैल्शियम, तो वो सिर्फ ओस्टियोपोरोसिस, यानी कार्डियोवास्कुलर मलाई हटा देंगे तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बचाव होगा, और वो दूध पी हटा के जो दूध पी लेगी तो ओस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। जो बुढ़े हो जाते हैं उनको दूध रोज 1 गिलास दिया करिए। ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ द स्किन, ठीक, अब इसको तो कम कर सकते नहीं, ये तो नेचुरल है, ठीक, तो ये तो अब यही कि शरीर ढलने लगी। इरिटेबल एंड मूड स्विंग थोड़ा सा रहेगा, उसका जैसे 55 के ऊपर जब 60 जाने लगा तो फिर मोह माया घेर लेगा, नाती पोता का वो हो जाएगा, मार बच्चे का, बहू का, प्रॉपर्टी का, सबका मोह माया हो जाएगा, उसमें खो जाएंगी, ठीक है। एट्रोफी ऑफ सेक्स ऑर्गन, ये तो भाई सुसुप्तावस्था में ये तो खत्म होते चले जाएंगे। एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, ये भी कम हो जाएगी, और उसका श्रिंकेज ऑफ ब्रेस्ट भी हो जाए, यानी एक तरह से कह लीजिए बुढ़ाई का समय आ जाएगा, वृद्धावस्था आ गया है, ठीक है। तो यही होता है। अब हम आपको बताएंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस से पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद तब हम गैमेटोजेनेसिस बताएंगे, उसके बाद फिर फीमेल ही चलेगा, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैं वो पार्ट बताऊंगा जो आगे आपको मैं जब उससे कंपैरिजन करूंगा फीमेल से, या फीमेल मिडवाइफरी में आगे जब चलूंगा तो उससे समझने में आसानी होगी, क्योंकि मेल अगर आप जानते रहोगे तो उससे कंपैरिजन कर लोगे आप, ठीक। क्योंकि जब से तक प्रेगनेंसी हो जाए, प्रेगनेंसी के बाद उसका मेल का रोल खत्म, प्रेगनेंसी से पहले तक की, उसके बाद फिर क्या है कि केयर करना, सब कुछ करना, उसे वही काम रह जाए। तो इसमें ये नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक, गैमेटोजेनेसिस। उससे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताएंगे, ठीक है, ओके डियर। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये सब मैंने इसलिए बताया कि लोग सिर्फ जानते हैं कि पुबर्टी ये होता है, मेनोपॉज ये होता है, लेकिन जब क्वेश्चन हो जाता है तो क्वेश्चन निकलता नहीं है, तो इस वजह से इसको नोट रख करके रख ली, इसके बारे में जानिए तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ आएगा। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब पता चलेगा क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, तो इसको पूरा वीडियो देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू।